सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। जी हां, लोकसभा चुनाव के छठे चरण में केंद्र शासित प्रदेश समेत 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान जारी है। इन 8 राज्यों में दिल्ली की सभी 7 और हरियाणा की सभी 10 सीटों पर मतदान हो रहा है। और दिल्ली का मतदान इसलिए खास है क्योंकि दिल्ली के मुखिया सीएम अरविंद केजरीवाल और गठबंधन पर तो जैसे समस्याओं का पहाड़ ही टूट पड़ा है। एक तरफ सीएम केजरीवाल की शराब घोटाले में गिरफ्तारी है, तो फिर रिहाई और उसके बाद चुनाव बाद 2 जून को वापसी जेल में। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कन्हैया कुमार पर आंच भी आई है, इसका मुद्दा भी है। साथ ही स्वाति मालीवाल के साथ हुई अप्रिय घटना का मुद्दा भी अहम है। देश भर की राजनीति में आग लगाने और मुद्दे भटकाने का काम कर रही है ये सभी मुद्दे। जी हां, आपको बता दें कि 17 मई को गठबंधन प्रत्याशी को दक्ष चौधरी नाम के युवक ने चुनाव प्रचार के दौरान थप्पड़ मारी थी और दिल्ली में कभी घुसने नहीं देंगे ये दावा भी किया था। हालांकि दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच में लगी है, लेकिन सवाल यह है कि चुनाव से पहले इस तरह की घटना राजनीति को किस स्तर तक गिरा रही है और क्या सोच समझकर इस घटना को अंजाम दिया गया था, क्योंकि इसका आरोप भी भारतीय जनता पार्टी पर कन्हैया कुमार और गठबंधन ने मिलकर लगाया। वहीं अगर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की बात करें तो स्वाति मालीवाल के साथ सीएम आवास में हुई घटना थमने का नाम नहीं ले रही है इस पर सियासत। जानकारी के मुताबिक स्वाति मालीवाल के साथ सीएम केजरीवाल के पीए ने उनके आवास पर मारपीट की थी, जिसके बाद सीएम के पीए विभव कुमार को पुलिस ने हिरासत में लिया और अब आगे की कार्रवाई में जुटी है। वहीं इन सभी मुद्दों पर साथ ही आज छठे चरण का मतदान जारी है। इस बीच ईवीएम खराब होने की भी तमाम खबरें सामने आई हैं और लालू यादव की अगर बात करें तो लालू यादव ने एक बड़ा बयान दिया है, साथ ही कई आरोप भी लगाए हैं। वहीं संविधान को कभी खत्म नहीं करने देंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे भारतीय जनता पार्टी की तमाम दावे किए जा रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। बीजेपी से विकास पांडे जी हैं, सपा से हमारे साथ मयंक जी हैं और कांग्रेस से वरुण त्रिपाठी जी हैं और हमारे साथ आम आदमी पार्टी से नीरज कुशवाहा जी हैं। सबसे पहला सवाल नीरज जी आपसे है। पहले तो आप सभी पैनलिस्ट का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में। नीरज जी, सबसे पहला सवाल यही है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप लग रहे हैं, लेकिन अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, दिल्ली में एक तरफ चुनाव चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव से पहले कई सारे मुद्दे सामने निकल करके आए हैं। तो नीरज जी हमारे साथ अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं। मयंक जी, आपसे सवाल करते हैं। देश भर में लगातार चुनाव चल रहे हैं, आप लोग गठबंधन में हैं और दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली इस बार बेहद खास होने वाली है, क्योंकि एक तरफ पहले कन्हैया कुमार को थप्पड़ पड़ा, उसका आरोप भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर लगा। उसके बाद हम स्वाति मालीवाल केस की बात करें तो स्वाति मालीवाल ने कई गंभीर आरोप लगाए। इन सब पर अगर नजर डाली जाए तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बताया जा रहा है, लेकिन क्या महिला के साथ इस तरह की घटना और उसके बाद इस तरह की टिप्पणी करना ये सही है कहीं से देश में राजनीति के लिहाज से? देखिए, आपने जितने भी सवाल पूछे, मुझे इसमें सबसे जरूरी सवाल महिला सुरक्षा और मालीवाल जी का जी। कि उनके साथ जो भी घटना घटित हो रही है या इससे पूर्व में उनके साथ जो घटनाएं घटित हुई, क्योंकि स्वाति मालीवाल बहुत ज्यादा पीड़ित है। आपसे जो जब से बताती है तो पैदा हुई है, वो सबसे पीड़ित है। उनके पिताजी उनका यौन शोषण करते थे, उनके पति के साथ उनकी नहीं बनती है। यहाँ पर का केजरीवाल उससे भी नहीं बन रही है। तो स्वाति मालीवाल जी बहुत ज्यादा समस्याओं में गिरी है, इनको कोई न्याय नहीं देता है। तो मैं अगर कुछ अच्छे पदों पर होता तो मैं उनको न्याय देने की कोशिश करता। फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी सभी उच्च पदों पर है, वो चाहे तो न्याय दे सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा मुद्दा भी बना रही है, क्योंकि मणिपुर तो उनके लिए कुछ था नहीं। और मैं जिस उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है जहाँ रहता हूँ, अभी सुबह एक बहुत चर्चित घटना हुई है। पूर्व आईएएस है, वो गोल्फ खेलने गए थे, जब वो घर लौटे तो उनकी पत्नी की हत्या हो चुकी थी डकैती पड़ने के बाद। और योगी आदित्यनाथ की पुलिस इतनी अच्छी है कि जब घटना हो रही तो योगी आदित्यनाथ की पुलिस विपक्ष के नेताओं को, मतलब जो मनगढ़ंत आरोप जो भाजपा लगाती है उनको गिरफ्तार करने के लिए वो कोशिशें कर रही थी। और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनको घर में नजरबंद करने की पूरी कोशिश कर रही है। बहुत मतलब योगी आदित्यनाथ की पुलिस की तारीफ करना ही मतलब जितनी तारीफ करिए आप उतनी कम है। अभी
3-4 दिन पहले की एक घटना न्यूज़पेपर में लेके बैठा हूँ, पढ़ रहा था अभी आपसे डिबेट में आने से पहले। एक बेटी दूसरे घर जाने के लिए निकली, उसका अपहरण कर लिया गया एक कार में, चलती कार में पूरी रात उसके साथ दुष्कर्म होता रहा लखनऊ की सड़कों पर। और लखनऊ की महान पुलिस, योगी आदित्यनाथ की महान पुलिस, लखनऊ की सड़कों पर एक बेटी के साथ रात भर बलात्कार होता रहा। और योगी आदित्यनाथ की महान पुलिस को भनक, अगर भनक लगती योगी आदित्यनाथ की पुलिस को, वही जाके बताता, बेटी जाके बताती कि मेरे साथ बलात्कार हो रहा, चलिए और उन लोगों को पकड़िए, तो पुलिस जरूर पकड़ती। लेकिन उस बेटे के साथ बलात्कार होता रहा, उसने पुलिस को बुलाया ही नहीं, इसीलिए उसका बलात्कार होता रहा। योगी आदित्यनाथ की पुलिस इसीलिए कुछ नहीं कर पाई, वो भी फिर खाली हाथ है। योगी आदित्यनाथ पुलिस है बहुत अच्छी, इसमें कोई नो डाउट। जहाँ विपक्ष की बात आती है तो बहुत अच्छी पुलिस है। और एक अपनी कथा जहां मैं रहता हूँ, अपने कॉलोनी वासियों की, हमारा गांव यहीं पे, उनकी कथा मैं बता दूं। कल रात से हम लोग परेशान, तो हम लोग बिजली से पिछले कई हफ्तों से हैं, लेकिन कल रात से जिस कदर परेशान है, अभी मैं जब बैठा हूँ तो एक बल्ब जल रहा है इन्वर्टर से, पिछले 1 घंटे से लाइट नहीं आ रहे हैं। मयंक जी, तमाम आरोप आपने लगा दिए, इन्वर्टर से बल्ब जल रहा है, लाइट नहीं आ रही है, साथ ही महिला के साथ रेप हुआ, और वो सीएम केजरीवाल के पुलिस प्रशासन क्या कर रहे थे, इन सभी आरोपों का विकास जी जवाब दीजिएगा। स्वाति मालीवाल केस की बात हो रही थी, उसके बाद लखनऊ में क्या कुछ घटित हुआ है, और पुलिस प्रशासन पर भी तमाम सवाल उठे। विकास जी जवाब दीजिएगा। देखिए, स्वाति मालीवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका। स्वाति मालीवाल जी के केस को लेकर के आम आदमी पार्टी या उनके लोगों से बात करना आज बेईमानी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लोगों का ले दे के वही हिसाब होता है कि केजरीवाल खाता ना मही, जो केजरीवाल जी कह दें वही सही, उसी के पीछे भाग लेंगे। उन्हीं के बड़े नेता संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हम इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, और 24 घंटे भी नहीं बीतते यू टर्न ले लेते हैं, उस कार्रवाई का आता पता नहीं है। एक दिन मैंने सवाल छोड़ दिया था, तो कह रहे थे कि आप किसी मुख्यमंत्री का पीए हवाई जहाज में नहीं जाएगा तो किस में जाएगा, अगर मुख्यमंत्री पैदल जाएगा तो पैदल जाएगा, हवाई जहाज में जाएगा हवाई जहाज में जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन किसी मुख्यमंत्री के पीए ने कभी ये भी नहीं किया होगा कि अपनी ही महिला सांसद के साथ इतनी अभद्रता कि वो रोते हुए वहां से बाहर निकलती हैं। और अभद्रता का आलम देखिए कि उसके बाद जब वो थाने जाती हैं और थाने जाकर के कंप्लेन करती हैं, तो उसकी लीपापोती करने एक नेता आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और फिर उस पर भी आप देखिए, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, कि आपने वीडियो फुटेज डिलीट कर दिए। तो ये तमाम तरीके की चीजें आज आम आदमी पार्टी को खुद के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो कह रहे हैं ना विकास जी की वो वीडियो पूरी है और मारपीट उस वीडियो में कहीं से नहीं नजर आ रहा है। स्वाति मालीवाल प्रॉपर तरीके से बैठी हैं और उनके सामने एक गार्ड जो खड़ा है वो बातचीत कर रहा है, केवल मारपीट उस वीडियो में कहीं नहीं नजर आ रहा है, और स्वाति मालीवाल केवल झूठ बोल रही है। अच्छा, स्वाति मालीवाल जी उससे पहले जब संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तब सच बोल रही थी, तब ठीक था, क्योंकि वही संजय सिंह है ना, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, तब ठीक बोल रही थी। दूसरी चीज, अभी आप कह रहे थे जांच एजेंसियां काम करेंगी तमाम चीजें, उन्हीं जांच एजेंसियों ने कहा है कि इन्होंने अपना आईफोन फॉर्मेट किया है, उन्हीं जांच एजेंसियों ने ये कहा है कि इन्होंने वीडियो फुटेज डिलीट किए हैं। अरे भाई, अब आपकी दिक्कत ये है कि आम आदमी पार्टी चाहे शराब के कारोबार में लिप्त हो जाए तो वो ईमानदार, वो कोविड में सरवाइव ना करवा पाए, अपने प्रदेश को शराब की होम डिलीवरी करवाए लेकिन दवाइयां घर घर ना पहुंचा पाए, और केंद्र के आगे हाथ बांध करके खड़े हो जाए कि साहब बचा लो दिल्ली को त्राइमाम, तब जाकर के भी तो वो भी आम आदमी ठीक। आम आदमी पार्टी कुछ भी कर दे, कुछ भी, चाहे आम आदमी पार्टी के लोग दिल्ली में दंगा भड़काएं, शराब की होम डिलीवरी करवाएं, चाहे कोई भी प्रोपेगेंडा करें, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करें, बिल्कुल ठीक, क्योंकि इनके लोगों ने किया है, इन लोगों ने। यही तो दिक्कत है सोनाली जी। अभी यूपी पुलिस की बड़ी बात कर रहे थे। अरे भैया, यूपी पुलिस की बात करते करते आप भूल गए, ये वही उत्तर प्रदेश की पुलिस है जब एक महिला कांस्टेबल के साथ छेड़छाड़ होती है तो उस अपराधी को यमलोक पहुंचा दिया जाता है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर बलात्कारियों को मंत्री बनाने का काम नहीं होता है, बलात्कारी होता है चाहे वो हमारी पार्टी का हो, जेल की हवा खाता है, बरसों बरस खाता है। एडवांटेज देने का काम हम नहीं करते हैं कि आप अगर हमारी पार्टी में तो हम आपको एडवांटेज दे देंगे। मयंक जी, अब जवाब दीजिएगा विकास जी के सवालों का। दूसरी चीज, ये कोई एक घटना नहीं है। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक इन्हीं के गठबंधन के बड़े नेता है, उनका सजाती है जवाहर बाग में। जवाब के साथ लीजिएगा सोनाली जी, क्योंकि ये जवाब नहीं देंगे, मैं दावा करता हूं, मैंने जवाब दिया, ये जवाब नहीं देंगे। दूसरी चीज, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर इनके ही गठबंधन के सजाती है, जब उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार थी, उसका सजाती जवाहर बाग में
महीनों कब्जा जमा के बैठा रहा, पुलिस के हाथ बांध दिए साहब, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री जी का सजाती था, इसलिए वहां कार्रवाई मत करिए। 5 पुलिस वाले मरवा दिए थे, जिसमें एक डीएसपी शामिल था। 5 पुलिस वाले केवल इसलिए मरवा दिए कि जो कब्जा करे हुए बैठा व्यक्ति था वो इनका सजातीय था, इसलिए मरवा दिए। ये इनके गठबंधन की चाल चरित्र और चेहरा है। आप याद करिए कि क्या विकास जी, आपका सवाल हम कर लेते हैं मयंक जी से। अभी बिजली पे इन्होंने बिजली पे बड़ा रोना रोया। मैं भी एक बहुत छोटे से शहर से आता हूं, मेरे बगल का जिला है मैनपुरी। फर्रुखाबाद की वो स्थितियां थी कि फर्रुखाबाद में बिजली 4 घंटे और 8 घंटे भी मिल जाए 24 में तो बड़ी तसल्ली हुआ करती थी। आज मैं बिजली में बैठा हूं, सोनाली जी आप देख रही हैं, और इन्वर्टर हटाने की नौबत आ गई, अब इन्वर्टर लगाने की नौबत नहीं है। अब भाई साहब हमारे कहां बैठे हैं ये भाई साहब बेहतर जानते होंगे, लेकिन मैं जहां बैठा हूं समाजवादी पार्टी की सरकार ने 5 जिलों में बिजली देती थी, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज। मयंक जी, अब आप जवाब दीजिएगा कि केवल सजातीय जो होते हैं समाजवादी पार्टी के, उन्हीं को समर्थन मिलता है, और पहले पुलिस प्रशासन की क्या दुर्दशा थी और साथ ही प्रदेश की क्या दुर्दशा थी, ये भी सभी ने देखा है। और विकास जी ने कई सारे आरोप भी लगाए कि पहले महिलाओं के साथ क्या होता था, हर चौराहे पर क्या होता था, इसका जवाब दीजिएगा। पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी के साथी विकास ने मैंने जितने भी सवाल खड़े किए उसका कोई भी सीधा जवाब नहीं दिया, या ऐसा कोई जवाब नहीं दिया जिससे मैं या आपका चैनल देख रहे आपके दर्शक उससे सेटिस्फाइड हूँ। ये इन्होंने एक कोई बात की, कोई महिला सिपाही वाली बात की, वो कहाँ की घटना थी कोई नहीं जानता। मैं एक महिला सिपाही की घटना बता दे रहा हूँ। ये देखिए, यही तो दिक्कत है इन लोगों के साथ, इन्हें वो नहीं दिखेगा जो सरकार। सोनाली जी कृपया करके तस्दीक कर दीजिए, इतनी बड़ी घटना है, जानते ही नहीं है। इतनी बड़ी घटना को आप कैसे नहीं जानते हैं? इस घटना को मैं आपको बता देती हूँ। ट्रेन में महिला कांस्टेबल के साथ अभद्रता होती है, उसके बाद अगले ही चौराहे पर, अगले ही स्टेशन पर कार्रवाई भी हो जाती है। योगी सरकार जिसकी आपने बात की उसी ने कार्रवाई की थी। मैं केवल आपको जानकारी दे रही हूँ, किसी की तरफ से नहीं बोल रही हूँ। आप आगे के डिबेट को कंटिन्यू करिए, आप अपनी जवाब को कंटिन्यू करिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये घटना कहाँ की, जो घटना की बात आप कर रहे हैं? जी, अयोध्या स्टेशन की। मैं सर, अयोध्या से ट्रेन चली थी साहब, पूरे प्रदेश को मालूम है उस अपराधी का एनकाउंटर किसने किया था। उस छेड़छाड़ करने वाले का एनकाउंटर उत्तर प्रदेश की योगी जी की पुलिस ने किया था। अब जानकारी का अभाव आपको है तो आप उसे सरे से खारिज कर देंगे। इसके लिए हम ना जिम्मेदार हैं, मुझे लगता नहीं कोई जिम्मेदार चैनल जिम्मेदार होगा। खाता ना मैं मुद्दे पर बात करिए आप दोनों, मयंक जी और विकास जी, मुद्दे पर बात करते हैं। स्वाति मालीवाल के केस पर बात हो रही थी, महिलाओं के दुर्दशा पर बात हो रही थी, इसका जवाब दीजिए। पहले के कंपैरिजन में आप लोग अभी का कंपेयर कर रहे हैं तो उसी पर बात कर लीजिए। जी मयंक जी, जवाब दीजिए। मैं वही बता रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ की महिला पुलिस की अभी 1 महीना पहले महानगर थाने के बाहर महिला पुलिस की चेन छीन ली गई। जब वो वर्दी में थी, जब वो वर्दी में थी तब थाने के बाहर उस महिला पुलिस वाले की चेन छीन ली गई। ये योगी आदित्यनाथ का गुंडा राज है। ठीक है, मैंने अभी 2 घटनाओं का जिक्र किया जो आज की घटनाएं हैं। एक घटना तो 1 महीने पहले की है, 1 अप्रैल की घटना है, लेकिन उसका खुलासा आज न्यूज चैनल और पत्रकार साथियों ने किया, तब हुआ। पुलिस तो उससे चुप्पी साधे बैठे थी, योगी आदित्यनाथ चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। और जो बिजली व्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैं भाई साहब लखनऊ राजधानी में बैठा हूँ, साउथ सिटी कॉलोनी है। आपके जो मंत्री है AK शर्मा भारत, उनको मैंने ट्वीट किया रात में, और रात भर उनका कोई जवाब नहीं आया। और आपका जो केंद्र के जितने भी AO, DO, SO जो भी वहां पे आपने बना रखे हैं, बैठा रखे हैं, जितने भी चोरों को, वो सारे चोर थाना अपना उपकेंद्र छोड़कर भाग गए थे। अगल बगल के थानों की पुलिस आकर वहां पे लोगों को समझाई है, लोग समझ गए। लेकिन अभी तक बोला गया कि सुबह 11 बजे तक का पूरी तरह से निस्तारण हो जाएगा। अभी समय आप खुद देख लीजिए क्या समय हो गया है। देखिए फॉल्ट आ गया, इन्होंने ही बता दिया कि फॉल्ट की वजह से है। जी विकास जी, आप कुछ बता रहे थे। बिजली के बारे में एक चीज बता देता हूँ, योगी आदित्यनाथ की सरकार जब से आई है तब से, विकास भाई बता दे, एक कारखाने का नाम बता दे जो योगी आदित्यनाथ ने बनाया हो। और अखिलेश यादव ने कितने कारखाने बनाए इसका डेटा तो आपके चैनल के पास भी होगा, विकास भाई के पास होगा, योगी आदित्यनाथ की सरकार के पास भी होगा। और अपराधों के बारे में तो बात भी ना की। मेरा डेटा किसी के पास नहीं है और इनका डेटा सबके पास है। मैं बताता हूँ, उत्तर प्रदेश महिला अपराधों में नंबर 1 था समाजवादी पार्टी की सरकार में, जिसके साथ इनका गठबंधन है। ये भी डेटा पूरे देश के पास अवेलेबल है, ये भी डेटा इस देश के पास अवेलेबल है।
और ये भी डेटा अवेलेबल है कि जब से योगी जी की सरकार आई, महिला अपराधों में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, सजा दिलाने में। ये भी डेटा पूरे देश के पास है श्रीमान जी। तो इसलिए कहने से पहले जरा एनालिसिस करके आया करिए। अभी आपने खुद बता दिया कि वहां पर कोई समस्या है बिजली को लेकर के, तो केवल अगर एक जगह पर कोई समस्या की वजह से बिजली नहीं आ रही है तो आप बिजली आप भूल गए। दिक्कत ये है कि आज आप गठबंधन में आ गए तो वही समाजवादी पार्टी दूध की धुली हो गई, आज आप गठबंधन में तो वही कांग्रेस पार्टी दूध की धुली हो गई। यही तो दिक्कत है सोनाली जी, जो प्रत्यक्ष उदाहरण के साथ आपको मिल गया। अब इन्हें साफ सूंघ जाएगा। ना समाजवादी पार्टी के दुराचार पे बोलेंगे, ना समाजवादी पार्टी के व्यवहार पे बोलेंगे, ना समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र चेहरे पर बोलेंगे, ना कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर बोलेंगे, ना कांग्रेस के परिवारवाद पर बोलेंगे, क्योंकि अब तो सब ठीक है, क्योंकि आम आदमी पार्टी शामिल हो गई है उनके साथ। और महिलाओं को लेकर के एक संजीदगी की टिप्पणी नहीं है इनके किसी नेता के पास। अरविंद केजरीवाल बचे बचे घूम रहे हैं। विभाग में नहीं हुआ, जो महिलाओं के ऊपर अपराध हो रहे हो उन्हीं अपराधों के नाम पर वोट मांग रहा हो। पिछले 7 सालों में अपराधों को सजा दिलाने में, अभी आप आंकड़ों की बात कर रहे थे, अभी आप डेटा की बात कर रहे थे, मैंने तो डेटा बता दिया आपको। जो चैनल छोड़िए हर जगह उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है। अपनी जानकारी को अपडेट कर लीजिए श्रीमान जी, कर लीजिए अपडेट। देखिए कि उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की सरकार में महिला अपराध छोड़िए पूरे देश में नंबर 1 था अपराधों में, चाहे फिरौती हो, चाहे अपहरण हो, चाहे हत्या हो, चाहे बलात्कार हो। उत्तर प्रदेश ने अपराधों में पीएचडी कर ली थी श्रीमान अखिलेश यादव जी की सरकार में, जो आपके सहयोगी हैं। आज उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि महिला अपराधों में सजा दिलाने में यूपी नंबर 1 है, सजा दिलाने में यूपी नंबर 1 है। यही तो फर्क आया है जो आपको अब नहीं दिख रहा, क्योंकि आप उन बलात्कारियों के साथ भी बैठ गए हैं, आप उन भ्रष्टाचारियों के साथ भी बैठ गए हैं, जिन्हें आप कभी बलात्कारी भ्रष्टाचारी खुद कहते थे। तो आज वो, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपना सर्टिफिकेट जारी कर दिया, इसलिए वो सब दूध के धुले हो गए, सब दूध के धुले। विवेक कुमार को भी एक सर्टिफिकेट जारी हो गया है, आपको मालूम है सोनाली जी, वो भी दूध के धुले हो गए। आपके ही चैनल पे बैठ करके ये प्रमाण पत्र दिया गया विवेक कुमार को, क्योंकि स्वाति मालीवाल जी ने तो अपने पिताजी पर आरोप लगा दिया, इसलिए विवेक कुमार दूध के धुले हो गए। ये तर्क दिया गया आपके ही टीवी चैनल में बैठ करके। वरुण जी आप जवाब दीजिएगा, वरुण जी आप इस मामले पे जवाब दीजिएगा। मयंक जी आपके पास फिर से वापस आते हैं, लेकिन वरुण जी से पहले इसका जवाब लेते हैं। देखिए, भाजपा को सबसे पहले मेरा मानना यह है कि मैं ये कहना चाहूंगा कि किस तरीके से प्रोपोगंडा फैलाने में भाजपा को महारत हासिल है। दूसरी चीज, स्वाति मालीवाल पे क्या प्रोपोगंडा फैलाया भाजपा ने? वरुण जी एक सवाल बस यही है, क्या वाकई में ये कोई प्रोपेगेंडा फैलाना है? क्या कोई एजेंट, जो गठबंधन लगातार एजेंट बता रहा है, क्या वाकई में एक महिला के साथ अभद्रता होती है, महिला के साथ मारपीट होती है, उसके बाद एजेंट, प्रोपोगेंडा, इस तरह के तमाम सवाल उठाना जरूरी है? देखिए मैंने बहुत धैर्य पूर्वक सबको सुना, और मेरा नम्र निवेदन अपने साथियों से भी कि मुझे भी 2 मिनट का समय दीजिए। देखिए, इधर उधर किसी भी शब्द समाज में रहबर ये बता कि काफिला क्यों लुटा, रहबर ये बता कि प्रियंका चतुर्वेदी क्यों छोड़ के गई कांग्रेस को। अंकिता दत्ता ने जिसने आरोप लगा दिया महिला ने कांग्रेस के ऊपर, उसे कांग्रेस से क्यों निकाल दिया? केवल इसलिए कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुरक्षित करना था। रहबर ये बता कि आखिर स्वाति मालीवाल के साथ जो एंकर महोदय सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तमाम सवाल है ना आपके लिए, तमाम सवाल है ना आपके लिए, ये सवाल है आपके लिए, आप एक एक करके इनका जवाब दीजिएगा। विकास जी आप जवाब लीजिए, बोलने का मौका दीजिए, बोलने का मौका दीजिए। ये आपके पास पूरा मौका है वरुण जी आपके पास पूरा मौका है, आप जवाब दीजिए। जी देखिए कि किसी भी सभ्य समाज में महिलाओं के साथ अगर उत्पीड़न होता है तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और ये बहुत ही निंदनीय है। और जो भी सत्ता में बैठा हो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ने निंदा की। भाई साहब सुन लीजिए, जिस तरीके से मैंने सुना बीच में इंटरफेयर ना करें। मेरा निवेदन है, आप करेंगे, आपने कोई मांग की, आपने प्रियंका चतुर्वेदी का वो पत्र पढ़ा था भाई साहब, अब आप बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं। अब आप सुनने का भी साथ रखिए। दूसरी चीज, कन्हैया कुमार वाला मामला हो, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भाजपा इन्वॉल्व है। और दूसरी चीज, स्वाति मालीवाल जी की जो बात की,
देखिए महिला उत्पीड़न कतई नहीं होना चाहिए, लेकिन स्वाति मालीवाल जी के विषय में जो मुझे जानकारी है और जो मैं देख रहा हूं, उनसे विवादों का पुराना नाता रहा है। दूसरी चीज, भाजपा के हमारे साथी इतने परेशान हैं स्वाति मालीवाल जी के। वरुण जी, आपने अभी कहा कि स्वाति मालीवाल के केस को आप देख रहे हैं और उनसे विवादों का पुराना नाता रहा है, तो क्या किसी महिला के साथ पहले ऐसा हुआ है तो उसके बाद दोबारा जब होगा तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और महिला की गलती बता दी जाएगी? देखिए बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जांच होनी चाहिए, तमाम तथ्यों की जांच होगी, जांच होनी चाहिए। लेकिन जी मैंने कहा, मैं इस डिबेट के माध्यम से स्वीकार करता हूं, क्योंकि उनका बिहेवियर इस तरीके का रहा है कि तमाम उन्होंने आरोप लगाए। दूसरी चीज, महिला पहलवानों, भाजपा के हमारे पैनलिस्ट बहुत परेशान थे साहब स्वाति मालीवाल जी के ऊपर। महिला पहलवानों के ऊपर आपको दर्द और जरा सा भी तरस नहीं आया? किस तरीके से महिला पहलवानों को दिल्ली के अंदर किस तरीके से साहब घसीटा गया, जिसने कहीं ना कहीं आज भारत का नाम विश्व पटल पे इतने बड़े पैमाने पर रोशन किया। दूसरी चीज आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी के पास मिलने का मौका नहीं था महिला पहलवानों। आप समझिए कि बार बार वो मीडिया के सामने जाती थी और गुहार लगाती थी, उनकी रास्ताएं उनकी साथ ब्लॉक की गई। तो इतना दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बड़ी बड़ी हमारे भाजपा के पैनलिस्ट बातें कर रहे थे, तो कोविड के दौरान माननीय योगी जी, विकास जी जवाब दीजिएगा। एक सेकंड। उत्तर प्रदेश में आप समझिए महन जी हैं, योगी जी हैं और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े पद पे मठाधीश हैं। आप देखिए कि कोरोना के समय आपने शराब के ठेके खुलवाए, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। आप समझिए राशन के लिए एक व्यक्ति परेशान था। कहीं ना कहीं महिलाएं ये चाहती हैं कि शराब की कहीं ना कहीं बंद होनी चाहिए, लेकिन आपने साहब योगी महाराज जी ने हमारे उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें किस तरीके से खुलवाई। दूसरी चीज, रेमन्ना के मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंच से साहब एक दानव के लिए वोट मांगे। कितनी महिलाओं का उसने उत्पीड़न किया। वरुण जी आपने एक साथ 3 सवाल कर लिए हैं, इनका जवाब भी ले लें, उसके बाद हम नीरज जी के पास आते हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब हम पहले लेते हैं। विकास जी, पहले रेवन्ना के बारे में बात की गई कि प्रधानमंत्री ने खुद जा करके समर्थन मांगा लोगों से। साथ ही अगर हम इसके साथ ही हम शराब की बात करते हैं तो कोविड के दौरान शराब की दुकानें खुलवाई गई। लेकिन वही अगर हम एक नजर दिल्ली पर डाल लेते हैं तो दिल्ली में फ्री शराब बंटवाई गई। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए सोनाली जी, रेवन्ना को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी विषय का समर्थन नहीं करती है। आप देख लीजिए, जब वो विदेश भाग गया तब कर्नाटक सरकार जागी, तब तक इंतजार करती रही कि आप कार्रवाई करे। तब तक आप इंतजार करते रहे कि आप उसके बाद आपने क्या राजनीतिक षड्यंत्र रचा, ये पूरा देश जानता है। तब तक आप भी चुप बैठे रहे। और दूसरी बात, रेवन्ना के बाबा को प्रधानमंत्री किसने बनाया था भाई? जरा पूछ लीजिए कि रेवन्ना जी के बाबा को प्रधानमंत्री, रेवन्ना के बाबा को किसने बनाया? जरा पूछिए इनसे, ये बताएंगे। अभी आपको नहीं बताएंगे तो पूरा देश जानता है कि उनके बाबा देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री किसने बनाया। पूछ करके अभी बता करके जाएंगे। दूसरी चीज, महिलाओं को लेकर के बड़ी चिंता हो रही है और चिंता करते करते ये भूल गए कि माननीय मोदी जी तो महिलाओं को लेकर के संजीदगी का विषय का आलम यह है कि जिस बिल को आप लटकाए रहे 33% महिला आरक्षण को, उसे पास कराने का काम माननीय मोदी जी ने किया, जिसे आप लटकाए रहे, हिलगाए रहे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए। आज चाहे प्रधानमंत्री आवास हो और चाहे तमाम तरीके के लोन हो, चाहे घरौंदा हो, घरौंदी योजना हो, चाहे कोई भी इस तरीके की योजना हो, चाहे उज्ज्वला हो, सारी योजनाएं महिलाओं को केंद्रित में रख के चलाई गई। आपको मालूम है ये बात? तो ये कांग्रेस पार्टी का सवाल अपने में बेईमानी है। इन्हें तो चिंता इस बात की करनी चाहिए, दुनिया भर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक बार भी नहीं बताया कि प्रियंका चतुर्वेदी, इन्हीं की पार्टी की प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, सोनिया गांधी से मिलने का समय मांगते मांगते हट गई, लेकिन समय नहीं दिया सोनिया जी ने मिलने का, समय नहीं दिया। आपको रोकते हैं, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें, बड़ी खबर, आप इस पर नजर डालते हैं। छठे चरण का मतदान जारी है। इस बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने संविधान को लेकर एक और पोस्ट किया है। जी हाँ, आपको बता दें, शुक्रवार 24 मई को सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने पोस्ट किया और कहा कि बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि अगर बाबा साहेब के संविधान की तरफ बुरी नजर से देखते हैं तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट बजाने की बात कही है लालू यादव ने। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी पर संविधान बदलने की मंशा रखने का आरोप
भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट बजा करके रख देंगे। साथ ही ये जो मंशा है, बीजेपी जो मंशा लेकर के चल रही है कि संविधान को खत्म कर देगी, लोकतंत्र को खत्म कर देगी, इस मंशा को कभी पूरा नहीं होने देंगे। तो पैनल पर लौट कर आते हैं और इस सवाल का जवाब भी लेते हैं। तो विकास जी, अभी आपने सुना कि किस तरीके से लालू यादव कह रहे कि ईंट से ईंट बजा करके रख देंगे भारतीय जनता पार्टी की, और उन्हें कभी भी संविधान नहीं बदलने देंगे और लोकतंत्र को खत्म नहीं करने देंगे। ये बड़ा आरोप लगातार गठबंधन की तरफ से लगाया जा रहा है कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी इस तरह के काम कर रही है जिससे संविधान खतरे में हो, लोकतंत्र खतरे में हो, और लालू यादव ईंट से ईंट बजाने की भी बात कर रहे हैं। सोनाली जी, इससे पहले भी मैंने आपके इस डिबेट चैनल में कहा है कि आखिर संविधान बचाने की बात कर कौन रहा है। 200 चूहा खाकर के बिल्ली, दुनिया जानती है कि ये कहावत किसके लिए कही गई है। वो कांग्रेस पार्टी और उनके इंडी गठबंधन पे 100% सत्य साबित होती है जब वो संविधान की दुहाई देते हैं। क्यों? क्योंकि इस संविधान में सबसे बड़ा कुचक्र रचने का काम तो कांग्रेस पार्टी ने किया। मैंने कई डिबेटों में आपके साथ ये पूछा है, कई डिबेटों में, कि लालू यादव को चुनौती है और पूरे इंडी गठबंधन को चुनौती है। मेरे साथी मुझे बता दें कि मोदी जी ने 10 साल में कितने संविधान संशोधन किए, बता दें मुझे। और नीरज जी इसका जवाब दीजिएगा, नीरज जी इसका जवाब दीजिएगा। लगातार गठबंधन कह रहा है संविधान को बचाना है। सोनाली जी, लालू यादव को सबसे पहले ईंट से ईंट ममता बनर्जी की बचानी चाहिए, जिन्होंने संविधान को तोड़ करके मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए आरक्षण में सेंध लगाई। सबसे पहले कांग्रेस की कर्नाटक सरकार में ईंट से ईंट बजानी चाहिए लालू प्रसाद यादव को जाकर के, जिन्होंने 10% आरक्षण देने का काम किया, जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई। हाई कोर्ट ने रोक लगाई। इसका जवाब भी तो विकास जी गठबंधन से लेना है ना। इसका जवाब बजाए जाकर के लालू जी, इसका जवाब विकास जी गठबंधन से लेना है ना। नीरज जी इसका जवाब दीजिएगा। लगातार लालू यादव कह रहे हैं ईंट से ईंट बजा देंगे, साथ ही गठबंधन कह रहा है कि संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन अगर हम वही कर्नाटक और बंगाल की बात करें तो इस चीज को देख करके क्या लगता है, वाकई में क्या भारतीय जनता पार्टी ही है जो संविधान को खत्म करने की, बदलने की कोशिश कर रही है? सोनाली जी, जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता संविधान की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से भाजपा ने अभी थोड़े दिन पहले जब संसद पे हमला हुआ था, सांसदों को निष्कासित किया गया, आप देखिए कि लोकतंत्र की हत्या नहीं है। जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त के सिलेक्शन में आपके मुख्य न्यायाधीश जी को हटाया गया, अब आप समझिए कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, जो लोकतंत्र भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहां पे चुनाव आयोग किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का हो जाएगा तो कैसे निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा। आज के समय में माननीय प्रधानमंत्री जी, विपक्ष के नेता और एक मंत्री जी अगर सिलेक्शन करेंगे तो इसका मतलब सीधा सा है कि चुनाव आयोग सरकार का होगा। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? भाजपा के कई सांसदों ने, इवन दो जो आपके जो अरुण गोविल जी चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने तक कहा कि भाजपा को 400 पार चाहिए, क्योंकि हम संविधान बदलने के लिए 400 पार में चाहिए। अगली बात अगर की जाए, आज के समय पे जिस प्रकार से ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी को हाशिए पे रखा जा रहा है और पर्टिकुलर कुछ लोगों को ही बढ़ावा दिया जा रहा है, आज के समय पे लोग यहां तक कहने लगे हैं कि 2 गुजराती बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। ऐसी लोगों की परिकल्पनाएं होने लगी हैं, लोग कहने लगे हैं। पूरा देश, लोग तो ये भी कह रहे हैं, लोग तो नीरज जी, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि गठबंधन में आखिर प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। यहाँ पर तो प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गठबंधन के प्रधानमंत्री कौन है? सबसे पहला सवाल। सोनाली जी, बिल्कुल सही प्रश्न आपने पूछा, बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी जो 75 साल के होने जा रहे हैं, 75 साल के होने जा रहे हैं, वो माननीय अमित शाह जी के लिए वोट मांग रहे हैं। अमित शाह ही सवाल कर रहे हैं नीरज जी, अमित शाह ही सवाल कर रहे हैं कि गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन है। देखिए, पहले तो इनसे प्रश्न होना चाहिए ना, आपने 10 साल काट दिया है, आप 75 साल होने जा रहे हैं। आप ऐसे व्यक्ति के नाम पे जो ऑलरेडी समाज से निष्कासित रहा हो, जिनको तड़ीपार का दर्जा दिया गया हो, उनको आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, या आप घोषित करेंगे कि माननीय दूसरे किसी को, जैसे मान लिया उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी हैं, नीरज जी सवाल के बदले सवाल, नीरज जी सवाल के बदले सवाल, पहले सवाल का जवाब तो दीजिए। गठबंधन का प्रधानमंत्री आखिर कौन?
अभी तो प्रधानमंत्री के पास 1.5 से 2 साल बचे हुए हैं ना, अभी 1.5 से 2 साल बचे हुए हैं प्रधानमंत्री के पास, तब तक तो वो डिसाइड कर लेंगे कि आखिर उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लेकिन जो अभी चर्चा है पहले उसका जवाब तो दीजिए। वो प्रधानमंत्री बनेगा। सोनाली जी, सबसे पहले तो इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन एकजुट हुआ है, सभी जान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, लेकिन देश की जनता तो कंफ्यूज है ना आखिर कि राहुल गांधी आ रहे हैं, अखिलेश यादव आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं या कोई और आ रहा है। देश की जनता को तो आप लोग बताइए, उन्हें क्यों कंफ्यूजन में डाल रखे हैं। नीरज जी आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, विकास जी आप जवाब कर रही है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और ये जरूर है कि देश की जनता समझ चुकी है कि इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा। आज दिल्ली के सभी भाजपा के जो आपके एजेंट होते हैं वो जगह पूरी खाली पड़ी हुई है, कुर्सियां आप देखिएगा बिल्कुल खाली पड़ी हैं, कोई भी भाजपा की तरफ से वोटिंग करने के लिए तैयार नहीं है। इनके यहाँ कुर्सियां खाली पड़ी हुई है, आपके यहाँ हर कुर्सियां जहाँ कार्यक्रम किए जा रहे हैं वहाँ कुर्सियों को तोड़ फोड़ कर बवाल मचाया जा रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी कार्यक्रम संपन्न नहीं हुआ है। अखिलेश यादव के हर एक जनसभा से यही खबर आती है कि यहाँ पर मारपीट हुई, वहां पर मारपीट हुई। इसका जवाब कैसे देंगे? क्या उग्रवादी तरीका अभी से ही अपनाना शुरू कर दिया है? सोनाली जी, जिस तरह से मैंने फर्रुखाबाद की भीड़ देखी, कन्नौज की भीड़ देखी, कुर्सियां तो भीड़ की वजह से टूटती हैं, ना कि वो गदर हो रहा है। लोग इतनी संख्या में आ रहे हैं, इतनी संख्या में आ रहे हैं, पैर रखने की जगह नहीं बनती है। बड़ी खबर सामने आ रही है, आप लोग से पैनल पर वापस लौटते हैं आते हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां आपको बता दें ये खबर बिहार से है, जहां एक लालटेन लेकर घूम रहे पीएम मोदी। ये बड़ा बयान दिया गया है, कहा पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एलईडी के बल्ब का जमाना चल रहा है और बिहार एक लालटेन लेकर घूम रहा है। ये ऐसा लालटेन है जो सिर्फ एक ही घर में रोशनी कर रहा है। बिहार में इस लालटेन ने अंधेरा ही अंधेरा फैला रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छठे चरण के मतदान के दौरान ये बड़ा बयान, जहां उन्होंने बिहार को लेकर के बड़ी बात कही है। जी आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को कहा है कि बिहार के लोग एक लालटेन लेकर के घूम रहे हैं, इस एलईडी के जमाने में लालटेन लेके घूम रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे ये भी कहा है कि एलईडी के बल्ब का जमाना चल रहा है और बिहार एक लालटेन लेकर अभी भी घूम रहा है। ये ऐसा लालटेन है जो सिर्फ एक ही घर में रोशनी करता है, यानी कि विपक्ष पर निशाना साधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। साथ ही बिहार में इस लालटेन ने अंधेरा ही अंधेरा फैला रखा है, कहीं ना कहीं जीत का दावा किया है। पैनल पर वापस लौट करके आते हैं, विकास जी आपसे जवाब चाहेंगे। जी मयंक जी पहले आप जवाब दीजिएगा, फिर वापस लौट कर कहते हैं विकास जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर कहना क्या चाहते हैं। मयंक जी आप कुछ कहना चाहते हैं, आप पहले अपनी बात को पूरा करिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी 10 साल की सत्ता में है, वो महंगाई बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो पूरी तरह से थक चुके हैं। वो बहुत बुढ़े प्रधानमंत्री हैं और शायद उनका स्वास्थ्य भी सही नहीं है, ये इसीलिए वो अंड बंड बट रहे हैं, उनकी बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अभी इस ब्रेकिंग न्यूज जो आपने नई बनाई है, जिसकी कोई विकास जी आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं, विकास जी आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं। मयंक जी, बुढ़े प्रधानमंत्री आपने कहा है, लेकिन ये भाषा जो है के लिए ऐसी भाषा का अंट संट बंट करके इस्तेमाल करेंगे। ये राहुल गांधी के पूरे तरह से रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, वो अरे तरह करते हैं, ये अंट संट बंट करते हैं। इनकी भाषा का स्तर देखिए, मैं फिर कहता हूं आपको, इनकी भाषा ने बता दिया कि इनका विदाई छोड़िए, ये पहले से भी नीचे जा रहे हैं। इनके भाषा के बात करेगा कि सिवाय कैसे सुरक्षित है इसकी बात करनी चाहिए, सिलेंडर कैसे सस्ता हो इसकी बात करनी चाहिए, देश में रोजगार कैसे है इसकी बात करनी चाहिए, देश में जो अर्थव्यवस्था हो रही है इसकी बात करते हैं, ताकि देश के सामने नकारात्मक को फंसी की बात प्रधानमंत्री जिम्मेदारी जिम्मेदारी से बात करें, जब उनको जिम्मेदारी की बात आती है को बचाने के लिए लगा हुआ है और अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए लगा हुआ है। अभी हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है इनके मंत्री के ऊपर, आम आदमी पार्टी के
अभी हाईकोर्ट ने की है। महिलाओं की बात कर रहे थे, आप प्रधानमंत्री को आपको याद हो क्या थी? पता होना चाहिए। ये देश ऐसे लोगों से निजात पाना चाहता है जो अपने परिवार के चंगुल में जकड़ करके अपनी राजनीति को रखना चाहते हैं, सत्ता को रखना चाहते हैं। आज ये देश समझ गया है सोनाली जी कि इनके चक्रव्यूह से देश ने निजात पा ली। ये तय मान लीजिए। आप लड़ कौन रहा है? स्थिति देखिए। आप कह रही थी कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा इंडी गठबंधन में। मैं बताता हूं आपको प्रधानमंत्री कौन बनेगा सोनाली। सोमवार का टर्न होगा कांग्रेस का, मंगलवार का टर्न होगा आम आदमी पार्टी का, बुधवार का टर्न होगा समाजवादी पार्टी का, बृहस्पतिवार का टर्न होगा ममता दीदी का। मयंक जी जवाब दे रहे हैं विकास जी, मयंक जी जवाब दे रहे हैं, मयंक जी जवाब दे रहे हैं विकास जी। स्टालिन की पार्टी का। एक मिनट सुन लीजिए, मैं बता दे रहा हूं इनके प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे। उसके बाद जब सोमवार को कांग्रेस का टर्न होगा तो पहले 3 घंटे प्रधानमंत्री रहेंगे राहुल गांधी, अगले 3 घंटे इसका जवाब भी तो ले लेना विकास जी, इसका जवाब तो ले लेना कि आखिर कौन बनेगा प्रधानमंत्री इनकी तरफ से। इसका जवाब इन्हीं से ले लेते हैं। मयंक जी लगातार आप कुछ बता रहे हैं, साथ ही अभी प्रधानमंत्री पर चर्चा हो रही थी, उनको आपने जो कह के संबोधित किया, क्या वाकई में ये सही भाषा है प्रधानमंत्री को बुलाने के लिए? देखिए, अब अगर आपको अभी किसी को बोलना हो तो बुलवा लीजिए, अगर मैं बोलूं तो बीच में कृपया पूरी बात पूरी हो जाने दीजिए। बताइए बताइए। ये आधी क्लिपिंग वाली हरकतें कृपया ना करी जाए। बताइए बताइए, आप बताइए मयंक जी। पहली बात तो संभाल के रखिए, बीच में बोला जाएगा। मेरा आग्रह सोनाली जी से आग्रह कर लीजिए हाथ जोड़ करके कि अपना चरित्र यहाँ ना दिखाएं, भाषा का स्तर कम से कम संयमित रखें। मयंक जी जवाब दीजिए। अंजलि जी, इन्हीं को बुलवा तो इनके ज्यादा चाटा पेटी पड़ी है ना। अगर इनको बोलना अभी कह दिया बोलना, मैं बीच में बोलूंगा। मयंक जी डिबेट की मर्यादा को आप लोग याद रखिए, डिबेट की मर्यादा को याद रखिए, पैनल की मर्यादा को याद रखिए। मयंक जी आप जवाब दीजिए। कहिए वो लिविंग ना करे, मैं जब बात रखूं तो ठीक है मयंक जी, भाषा का स्तर पहले सुधार के रखिए। आप प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का उपयोग करेंगे, मैं भी बोलूं राहुल गांधी के लिए, मैं भी बोलूं अरविंद केजरीवाल के लिए, ये कौन सा तरीका होता है आपका भाई? आप अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे, ऊपर से आप चोरी करेंगे, सीना चोरी करेंगे और दूसरों के लिए आप बोलेंगे पैनल में बैठ करके। प्रधानमंत्री का मुझे कोई शौक नहीं है बीच में बोलने का, लेकिन आप अगर अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले मैं अपेक्षा सोनाली जी आपसे करूंगा कि आप छोड़ेंगे। अंजलि, अगर आपको लगता है आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए नैरेटिव सेट किया तो आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बुलाया करिए, हम लोगों को ना बुलाया करिए आप लोग। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी की अगर उनकी भाषा पे टिप्पणी आपकी कर दे तो इन्हें बहुत जल्दी मिर्ची लग जाती है। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी के गुंडे ही बुलाने हैं ऐसे लोगों को तो इन्हीं को बुलाइए। देखिए भाषा का स्तर देखिए, भाषा का स्तर देखिए। आप सबसे बड़े गुंडे आप हैं भाई। आप अपने लोगों से महिला को पिटवाएं, आप अपने लोगों से महिला की बेइज्जती कराएं, सबसे बड़े गुंडे तो आप लोग हैं। इस भाषा का स्तर देखिए सोनाली जी, मेरा आग्रह है आपसे, निवेदन है मेरा। विकास जी मयंक जी तो पैनल छोड़ करके ही चले गए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सवालों का जवाब जो है वो छूट गया है। लेकिन नीरज जी हम आपसे सवाल का जवाब चाहेंगे कि राजनीति के स्तर को आखिर कितना गिराया जा रहा है। नेता खुद ही जो देश की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कई बयान हमने देखे जिसमें तेजस्वी यादव का भी बयान शामिल था, उसमें वो फटाफट और लपालप इस तरह के बयान का इस्तेमाल करते हैं। आखिर किस स्तर पर आप लोग राजनीति को गिराते जा रहे हैं और नेता आखिर रिप्रेजेंट क्या करना चाहते हैं, देश की जनता को क्या दिखाना चाहते हैं? सोनाली जी, जिस प्रकार से राजनीति में भाषा शैली का जो गिरावट हुई है, थोड़े दिन पहले की बात है, 2019 का चुनाव चल रहा था, पुलवामा कांड हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शहीदों के नाम पर वोट मांगे, खुल के कहा कि पहला वोट युवाओं का क्या पुलवामा के नाम पे नहीं होना चाहिए, और माननीय चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस तक नहीं दिया। ये जो नोटिस हैं, ये डरावनी बातें हैं, जो भी हैं वो सिर्फ विपक्ष के नेताओं के लिए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उड़ीसा में हेलीकॉप्टर चेक किया गया था, जिन चुनाव आयुक्त ने चेक किया था उनको सस्पेंड कर दिया गया और उनका ट्रांसफर कर दिया गया। ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जो नियम है, कानून है, निर्देश हैं, वो सिर्फ विपक्ष के लिए हैं।
आज के समय पे जिस प्रकार से कांग्रेस का खाता सील गया, जैसे विपक्षी पार्टियों का खाता सील गया, इसका मतलब ये है कि तानाशाही रवैया अपना करके विपक्ष चुनाव न लड़े, उसके लिए पूरी रणनीति बनाई जा रही है। जिस प्रकार से प्रशासन का इस्तेमाल हो रहा है और किया जा रहा है, वो बहुत ही खेद का विषय है। देश को इससे बचाने के लिए आज जनता तैयार बैठी है। जिस प्रकार से 10 साल शासन करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी को मंगलसूत्र पे बात करनी पड़ रही है, हिंदू मुस्लिम पे बात करनी पड़ रही है, मैं इनसे जवाब मांगना चाहता हूं कि कृपया भाजपा के प्रवक्ता ये बताएं कि 10 साल में आपने क्या किया है। क्या आपने 51 करोड़ रुपए मौत की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से चंदा नहीं लिया, जिसने 174 करोड़ डोज बनाई? क्या आपने 250 करोड़ रुपए बीफ निर्यात करने वाली कंपनी से चंदा नहीं लिया? किस हिंदू मुस्लिम की आप बात कर रहे हैं? क्या हिंदू हृदय सम्राट होने के नाते भाजपा के प्रवक्ता जी ये बताएं कि आपने किस वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर वसूली की, देश को बेचने का काम किया, जिनसे पैसा लिया, जिस कंपनी का एक पैसा मुनाफा नहीं है, उससे आपने 1300 करोड़ रुपए का चंदा नहीं लिया। क्या आपकी जवाबदारी आपके काम पे नहीं बनती? गरीबी हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इसके साथ भी तमाम मुद्दे उठा दिए नीरज जी ने। जवाब दीजिएगा विकास जी। देखिए सोनाली जी, जब इधर उधर की आप बातें करेंगे तो ये करेंगे। अब इनसे जब सवाल किया गया तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा, चाहे स्वाति मालीवाल हो, चाहे प्रियंका चतुर्वेदी हो, चाहे तत्कालिक इनकी अध्यक्ष हो असम की यूथ कांग्रेस की, कोई जवाब नहीं इनके मुंह से आया। सुनिए मेरे भाई, सुनिए मेरा आग्रह है, जो कि मैं बीच में नहीं बोला, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जवाब दे रहा हूं आपको, मैं जवाब दे रहा हूं, क्योंकि मैं आप लोगों की तरह डर के भागने वाला से जल्दबाजी दिखा रही है। छोड़ के जाने वाला व्यक्ति नहीं हूं। जल्दबाजी दिखाई, का जवाब क्या माताओं बहनों को, सवाल का जवाब दूंगा, क्या उन बहनों के नाम पे जो जंतर मंतर के अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्लेयर कर रही थी, आपने जल्दबाजी दिखाई? शराब बेचने वालों से रिश्ता क्यों बनाया? 100 करोड़ रुपए लिए, जिसकी हाईकोर्ट ने तस्दीक की कि हाँ ये रुपया लिया गया। ये हमने नहीं कहा, ये हाईकोर्ट ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि वो रुपया लिया गया शराब कंपनी से। अभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग में स्वीकार किया था, रैली में स्वीकार किया कि हमें कोई सबूत नहीं मिले। माननीय केजरीवाल जी तो बहुत बोला चालाक आदमी है, एक सबूत नहीं मिला। क्या आपके माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने भी चंदा लिया उसी बीफ कंपनी से। क्या उस पर जवाब नहीं मांगेगी कांग्रेस? कांग्रेस जवाब नहीं देगी क्या? दूसरी चीज, बीच में बुलवा लीजिए इनसे, सोनाली जी इनसे कहिए बीच में बोल रही है। अभी हम जब इनके बीच में बोलेंगे तो इनके सब लोगों को मिर्ची लग जाएगी, फिर कह देंगे कि आप पत्रकारों पर सवाल उठाने लगेंगे। ये लोग अपना बीच में बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा बीच में बोलेगा तो अभी पत्रकार आपको ही कटघरे में खड़ा कर देंगे। सोनाली जी भी नीरज जी आप बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं, लगातार विकास जी की बातों को सुनकर के आप जवाब नहीं दे रहे हैं। नीरज जी आप जवाब मुस्कुरा रहे हैं कब से? और ये सिर्फ जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी मुद्दे भटकाने काम करते हैं, वैसे विकास जी भी इस चीज में आए हैं कि मुद्दे कैसे भटकाए जाने की प्रवृत्ति मत रखिए। डिबेट को सुना भी करिए नीरज भाई, आपको मजा आएगा कि आपने बोला क्या, जवाब भी देंगे, चोर कोतवाल को डांटे। जवाब दिए, दूसरी चीज 250 करोड़ रुपए चंदा क्यों दिया? इलेक्टोरल बॉन्ड पे हमको एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप बार-बार कन्हैया कुमार जी बताइए विकास जी। दिक्कत ये सोनाली जी, ये टोटल मुद्दे इसलिए उठाए गए हैं क्योंकि स्वाति मालीवाल के मुद्दे को दबाया जा सके। इलेक्टोरल फंड का मुद्दा जब चला तब इस पर बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के हमारे गृह मंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिल्कुल संजीदगी के साथ एक एक सवाल का जवाब दिया है, जो सोशल मीडिया से लेकर मीडिया हाउसेस के तमाम चैनलों पर उपलब्ध है। क्या आपके पास भी उपलब्ध होगा सोनाली जी? मैं दावा करता हूं। तो वो सारे जवाब उन्होंने दे दिए हैं। हम 303 सीटों की पार्टी हैं, अगर हमें चंदा मिलता है 6600 करोड़, तो जिस पार्टी के केवल 20 सांसद हैं उसे चंदा मिलता है 1600 करोड़। 1600 करोड़ रुपए, क्या ये जवाब नहीं होना चाहिए? हमारी इस देश के 18 राज्यों में सरकारें हैं, हमें चंदा मिला। जिनकी 4-4 राज्यों में सरकारें हैं, जिनकी 2-2 राज्यों में सरकारें हैं, उन्हें कितना चंदा मिला? इस पर भी बात होनी इसका जवाब भी ले लेते हैं। साथ ही मेरा एक सवाल और है, स्वाति मालीवाल के केस पर लगातार आप लोग बता रहे हैं कि उन्होंने पहले भी इस तरीके की घटनाएं कर रखी है, पहले भी उनके साथ इस तरह के विवाद हो चुके हैं, लेकिन क्या वाकई में जो कार्रवाई की गई है विभव कुमार के ऊपर वो केवल विवादों को देखते हुए की गई है? क्योंकि हमारी जानकारी के मुताबिक तो पहले सारी प्रक्रिया को पूरी की जाती है और उसके बाद हिरासत में लिया जाता है। तो क्या विभव कुमार को भी बिना किसी सबूत के, बिना किसी बात के हिरासत में लिया गया है?
नीरज जी जवाब दीजिएगा, साथ ही विकास जी ने जो सवाल उठाए उसका भी जवाब दीजिए। देखिए, जिस प्रकार से स्वाति मालीवाल जी के केस में जल्दबाजी की गई, न जात सही, जो तानाशाह बोले वही सही, जल्दबाजी की। नीरज जी आपके सवाल का हम आप ही से जवाब चाहते हैं कि जल्दबाजी की गई, कहना क्या चाहते हैं आप? जल्दबाजी कैसे की गई? क्या किसी महिला के साथ, अभी आपने कहा कि महिला के साथ रेप हो जाता है और योगी सरकार कुछ कर ही नहीं पाती है। दिल्ली में आपकी सरकार बैठी हुई है और दिल्ली के सरकार के घर ही में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, आप कह रहे हैं कि इस केस में जल्दबाजी कर दी गई। क्या वाकई में इस केस में कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी आपके मुताबिक? सोनाली जी, जिस प्रकार से स्वाति मालीवाल जी जब बाहर निकलती है माननीय केजरीवाल जी के ऑफिस से, बिल्कुल ठीक होती हैं। 3 दिन बाद उनका मेडिकल होता है और इसके बाद वो जो है थोड़ा सा उनके पैरों में दिक्कत दिखाई देती है। जिस प्रकार से विपक कुमार जी पे गिरफ्तारी की गई, वो जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। आप देखिए, जंतर मंतर पे जो अंतरराष्ट्रीय प्लेयर्स थे वो चिल्लाते नहीं, कहते नहीं कि हमारे साथ दुराचार हुआ। जी, ये मुद्दा जब चल रहा था तब आप लोगों ने उठाया था, लेकिन स्वाति मालीवाल को आप कह रहे हैं कि 3 दिन बाद वो लंगड़ा करके चल रही थी, 3 दिन बाद उनके पैर में चोट लगी। जिस प्रकार से जल्दबाजी की जा रही है, वो कहीं न कहीं देश के अंदर मुद्दे भटकाने का काम भाजपा सरकार कर रही है। कि आज दिल्ली में जो चुनाव हो रहा है, विकास जी आप जवाब दीजिएगा, क्या वाकई में 3 दिन बाद स्वाति मालीवाल आती हैं और उसके बाद उनके पैर में चोट लग जाती है? यही आरोप है लगातार, एजेंट भी बताया जाता है भारतीय जनता पार्टी का। विकास जी जवाब दीजिए। यही तो दिक्कत है कि जब तक वो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य हैं, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूर्ण महिला है। मुझे समझ नहीं आया, कमाल की बात है कि आप इतना पद उन्हें देते चले गए, प्रमोट करते चले गए, तब तक आपको यही नहीं पता था कि उनके साथ विवाद जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी। तब तक यही नहीं पता था कि उनके साथ विवाद जुड़े हैं, वो कैसी हैं पता ही नहीं था। बरसों से जुड़ी नहीं आम आदमी पार्टी से, काम करती नहीं अरविंद केजरीवाल के लिए। एक वीडियो वायरल हो रहा है, अरविंद केजरीवाल खुद उनकी तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 181 डायल करिए, महिलाओं की समस्या होगी तो स्वाति मालीवाल आपके दरवाजे पे खड़ी नजर आएंगी। ये कौन कह रहा है? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर हो गई कि उस बेचारी महिला ने विपक कुमार पर आरोप क्या लगा दिया, पूरी आम आदमी पार्टी ने एक महिला को निसहाय आप जवाब दीजिएगा। निसहाय छोड़ दिया। आप सुनिए, बिना जांच के, बिना पड़ताल के, बिना सबूतों के किसी को भी आप उठा के जेल में डाल देंगे। आपने माननीय केजरीवाल जी को डाला, आपने माननीय संजय सिंह जी को डाला, आपके पास एक पैसे का मनी ट्रेल नहीं मिला। ये लॉ आपने 55 करोड़ रुपए भरत रेड्डी से चंदा लिया है और वो चंदा आपको शराब घोटाले का है। हम भी कह रहे हैं मनी ट्रेल है, लेकिन मनी ट्रेल मिला है वो भाजपा को मिला है। नहीं है क्योंकि माननीय विपक कुमार जी को जेल में जाना चाहिए था आपके हिसाब से। ठीक कहा कि अरविंद केजरीवाल के बहुत से राज हैं जो विपक कुमार जानता है। अरे भाई, अपना फोन क्यों फॉर्मेट कर दिया सोनाली जी? मुझे पूछ लीजिए जरा इनसे कि फोन क्यों फॉर्मेट कर दिया? अगर आप अच्छे हैं, सच्चे हैं, तो काहे फोन फॉर्मेट कर दिया? आप तो दूध के धुले हैं, आप तो बहुत अच्छी आदर्शवादी पार्टी के लोग हैं, तो क्यों फोन फॉर्मेट हुआ? जरा पूछ लीजिए इनसे, जरा पूछ लीजिए कि वीडियो फुटेज क्यों डिलीट किए गए, वीडियो फुटेज क्यों डिलीट किए गए? और यही नहीं है, पूरी डिबेट को तर्क आधारित होना चाहिए, जबकि बात यहाँ पे अकेली स्वाति माली जी की नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में 135 करोड़ लोग हैं, जिसमें से 50% महिलाएं हैं। पूरी महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी माननीय गृह मंत्री जी की है। और दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से आपने महिला आयोग को खत्म करने का काम किया है, दिल्ली में डेली बहुत से बलात्कार होते हैं और लगभग 300 के करीब केसेस आते हैं महिला इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, शराब घोटाले की, चंदा घोटाले की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव के बयान पर हमें जवाब दे दीजिए केवल एक, कि अखिलेश यादव स्वाति मालीवाल के केस को समझते क्या है, अन्य कोई महिला हुई उसके केस को समझते क्या है, कि क्या देश में इसके अलावा अन्य मुद्दे हैं तो इसे छोड़ दिया जाए? ये मुद्दा जरूरी नहीं है गठबंधन के लिए। नीरज जी जवाब दीजिएगा, क्या वाकई में ये मुद्दा जरूरी नहीं है गठबंधन के लिए? एक लगभग हमारे देश में 70 करोड़ के करीब महिलाएं हैं जी। क्या एक महिला की सुरक्षा की बात नहीं होनी चाहिए? क्या महिला आयोग मजबूत नहीं होना चाहिए? जिस प्रकार से एलजी साहब ने 237 महिला आयोग के कर्मचारियों को निष्कासित किया है, ये मुद्दे स्वाति मालीवाल जी नहीं उठाए हैं।
जिस दिल्ली के अंदर 6 बलात्कार लगभग औसतन डेली होते हैं, 300 करीब एक्सटॉर्शन केसेस आते हैं, क्या महिला आयोग मजबूत नहीं होना चाहिए? जांच चल रही है, माननीय स्वाति मालीवाल जी की केस है, पर्टिकुलर उसको लेकर के आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए इनको दिल्ली में चुनाव पे जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है। गजब है भाई, आप गजब है। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, ये बड़ी स्थिति खराब है सोनाली जी। इस देश में जब से आम आदमी पार्टी का अभ्युदय हुआ है, राजनीति का स्तर इतना गिराया है आम आदमी पार्टी ने कि मुझे तो कभी कभी हैरत होती है। मैं भी आज 20 साल से राजनीति को देख रहा हूं। जी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी टिकट देते हैं और आप पर जाकर के जिसने 2887 रेप किए हैं और उसके उसको टिकट देने के बाद उनके लिए आप प्रचार करते हैं, आप ब्रजभूषण को टिकट काट देते हैं, उनके बेटे को देते हैं, क्या फर्क है आपका? आपकी पार्टी बलात्कारियों के साथ, भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी हुई है। अगर हमने ये कह दिया कि आपकी पार्टी बलात्कारी तो उसमें बुरा क्या कह दिया? आपकी पार्टी भ्रष्टाचारी है तो इसमें बुरा क्या हो गया? क्योंकि आप बहुत अच्छे राजनीतिक दल हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। इसीलिए जब भी आपके ऊपर कोई महिला आरोप लगाती है, आप तुरंत यू टर्न ले जाते हैं। अरे भाई, महिलाओं को लेकर के संजीदगी का विषय होता है श्रीमान जी। हमारे यहाँ आप बार बार पहलवानों का जिक्र उठा रहे हैं, मैं फिर जवाब दे रहा हूं सोनाली जी। पूरी डिबेट सुनिए कि मेरे आगे किसी विपक्षी ने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं जवाब दे रहा हूं आपको कि जब महिला पहलवानों का विषय आया तो ब्रजभूषण शरण सिंह जी से इस्तीफा लिया गया, उससे हटाया गया पद से। दूसरी चीज, इस्तीफा लिया भारतीय जनता पार्टी ने उनसे। बहुत बड़ी बात है, आप दीपक कुमार को अपने साथ लेकर के घूमते रहे अरविंद केजरीवाल। बीच में मत बोलिए, जनता को सच जानने दीजिए नीरज जी, सच जानने दीजिए और आपके झूठ की कलई खुलनी चाहिए। दूसरी चीज आप समझ लीजिए कि उसी ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने चैलेंज के साथ मीडिया के सामने ये कहा था कि हम अपना भी नार्को टेस्ट कराने को तैयार हैं और पहलवानों का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। कितने पहलवान निकल करके सामने आए, कितने पहलवान निकल करके सामने आए? तो प्रोपेगेंडा कौन फैला रहा है ये बिल्कुल स्पष्ट है आपके सामने। अब आप जवाब दीजिएगा ना, सवाल तो खड़ा कर दिया, साथ ही जवाब भी दे दिया। जिस जवाब को आप बहुत देर से मांग रहे थे। प्रवक्ता सफाई दे रहे हैं, ये सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए तो किसानों के ऊपर हेलो, सफाई कह रहे हैं। कितने महिला पहलवानों ने कहा कि हम नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं? बताइए, आप मान लेंगे ये सफाई? सुन लीजिएगा, आप मुझे बताइए यहाँ पर। इस प्रकार से मैं बताऊं आपको, आप भी रहने वाले हैं, आपके भाजपा के कार्यालय में मंगलसूत्र, आपके प्रचार करने वाले वाहन के जो चालक थे उनकी पत्नी का गुम हो जाता है। कंठ तक डूबे हुए हैं भ्रष्टाचार में आम आदमी पार्टी, कंठ तक डूबी हुई है, कंठ तक डूबी हुई है। चाहे भ्रष्टाचार की बात हो और चाहे महिलाओं के साथ अभद्रता की बात हो, हमें भी जवाब देने आम आदमी दीजिए। पार्टी अपने और ये हम नहीं कह रहे, ये अन्ना जी ने कहा है, अन्ना जी ने। विकास जी जवाब तो ले लें, जवाब तो ले लें जी, बताइए नीरज जी। जिस प्रकार से भाजपा के प्रवक्ता बीच बीच बोलने लगते हैं, लगातार सुनना नहीं चाहते और एक मुद्दे पे जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि जवाब देश को आपने देना है। विपक्ष देखिए, हम तो विपक्ष में हैं नहीं है, हमारी तो सिर्फ दिल्ली में सरकार है और पंजाब में सरकार है, वहां पे जवाबदारी दे रहे हैं। आज देश की जनता, देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चल रहा है। नीरज जी, मैंने आपको भी मौका दिया, तमाम सवाल किए, आप इसका जवाब दीजिए। मैंने आपसे कई सवाल किए, आप जवाब दीजिए। साथ ही विकास जी ने भी कई सारे आरोप लगा दिए गठबंधन पर, घोटाले की, और घोटाले की पार्टी तक कह दिया। तो आप इसका जवाब दीजिए, हम आपसे जवाब चाहते हैं। घोटाले की पार्टी, देखिए सोनाली जी, जिस प्रकार से सीबीआई और ईडी की रेडें पड़ी आम आदमी पार्टी के नेताओं पे, और जिस प्रकार से माननीय केजरीवाल जी को जेल में डाला गया, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा इंटरव्यू में कि अगर वो पहले ही अगर ईडी की पहले नोटिस पे आ गए होते तो उनको हम जेल में डाल देते। इसका मतलब साफ है कि माननीय केजरीवाल जी के पास जो 8 या 9 नोटिस आए हैं, इसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। ये सोची समझी रणनीति थी कि पहले ही नोटिस उनको गिरफ्तार करना था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 2 दिन पहले ही बोला है कि हमें कोई सबूत नहीं मिला, हमें कोई कागज नहीं मिला, हमें कोई पैसा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ये मान चुके हैं कि ये घोटाला पूर्ण रूप से फर्जी है,
एक भी सबूत उनके पास नहीं है इस मामले में। चाहे वो माननीय केजरीवाल जी को कह ले कि वो बहुत चालाक हैं, माननीय केजरीवाल जी चालाक नहीं, बहुत काबिल इंसान है, बहुत पढ़े लिखे हैं। आज पूरे दिल्ली का बजट उन्होंने चमका के रख दिया है। शिक्षा स्वास्थ्य की बहुत बढ़िया सुविधा मुहैया कराई है। पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक बने, स्कूल बने, भ्रष्टाचार समूल नष्ट हुआ। ये देश की जनता अभी आपने कहा कि सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप, आपको बोलने का मौका। मेरा सवाल तो सुन लीजिए कि 8 से 9 बार ईडी ने समन भेजा। सीएम केजरीवाल ने जब कुछ नहीं किया, उन्हें किसी चीज का डर नहीं, तो वो गए क्यों नहीं समन जारी करने के बाद भी? नहीं, उसकी वजह ये थी सोनाली जी कि जिस प्रकार माननीय गृह मंत्री जी जो षड्यंत्र बस माननीय केजरीवाल जी को पहले ही नोटिस पे गिरफ्तार करना चाहते थे, वो चाहते थे किसी भी तरह से केजरीवाल जी को जो लोकसभा चुनाव 2024 से उससे दूर रखा जाए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने अंतरिम जमानत दी और उनको माननीय केजरीवाल जी को मौका दिया। और मैं बताना चाहता हूं उसका फर्क लोकसभा सीटों पे भी बहुत बड़ी मात्रा में पड़ेगा। आज इंडिया गठबंधन स्थिति में है। केवल साजिश के तहत ही भारतीय जनता पार्टी केवल आम आदमी पार्टी को परेशान करने का काम कर रही है, सीएम केजरीवाल को परेशान करने का काम कर रही है। पहली बार जब समन गया, विकास जी जवाब दीजिएगा, पहली बार ही गृह मंत्री गिरफ्तार करवाना चाहते थे सीएम केजरीवाल को, बड़ा आरोप। देखिए, अगर पहली बार में गिरफ्तार करना होता सोनाली जी तो कर लिया होता। ये आप भी जानते हैं, उनके एक्सक्यूजेस को मान नहीं लिया होता। आपको याद हो, पहला सम्मन गया, आप गुजरात चुनाव में व्यस्ती का बहाना बना दिया, कोई बात नहीं। दूसरा सम्मन गया तो आप बेंगलोर जा रहे थे, बेंगलोर में व्यस्त थे, बेंगलोर किसी शिविर में जा रहे थे, वहां का बहाना बना दिया। तो अरविंद, और पहले ही सम्मन से आप एक बात नोटिस कीजिए, सच्चाई का आलम देखिए। मैं तभी कहता हूं आपको, खाता ना भरी जो केजरीवाल कहे, उनकी पार्टी के लोग कहें वही सही। झूठों की पाठशाला है अरविंद केजरीवाल की पार्टी। कारण आप समझिए, पहले ही सम्मन से नैरेटिव सेट करने लगे अरविंद केजरीवाल, मुझे गिरफ्तार कर लेगी, मुझे कल ईडी गिरफ्तार करेगी। मेरे सूत्रों से मुझे पता लगा है कि परसों 27 तारीख को ईडी या 28 तारीख को मुझे गिरफ्तार करेगी। मेरे सूत्रों से पता लगा है अगले हफ्ते ईडी मुझे गिरफ्तार करने आने वाली है। ये सब प्रोपेगेंडा कौन कर रहा था? यही तो मैं कह रहा हूं, इसीलिए जनता इन पे हंसती है, इसीलिए हंसती है कि ये केवल और केवल सब कुछ छोड़ करके एक काम कर रहे हैं, वो है प्रोपेगेंडा। उसके अलावा आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। दिल्ली के अंदर शराब की होम डिलीवरी करा रहे थे और कोरोना में आकर के मोदी जी के आगे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। ये कैसे दिल्ली चलाई आपने, ये बताइए पूरे देश को, आप पूरे देश को बताइए। उसी शराब कंपनी से जिसे आपने ठेका दिया। जी, आप जवाब दीजिएगा ना, तमाम सवाल खड़े कर दिए। हाई कोर्ट की टिप्पणी सोनाली जी आई है, हाई कोर्ट की टिप्पणी हमने नहीं कहा, अब कोर्ट ने इनके हिसाब से मौका नहीं दिया। सोनाली जी देखिए, विकास जी जिस तरह से कह रहे हैं कि शराब घोटाले में पैसा कहां गया, तो 55 करोड़ रुपए आपने दशरथ रेड्डी जी से लिया है, ये भाजपा ने लिया है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले ईडी और सीबीआई को जेपी नड्डा जी के घर पे जाना चाहिए और गिरफ्तार लेकर लेना चाहिए और पैसा बरामद कर लेना चाहिए। दूसरी बात यह है, आज पूरे देश में अगर कोई शराब माफिया कोई सड़ दे रहा है तो उत्तर प्रदेश की सरकार दे रही है, हरियाणा की सरकार दे रही है, क्योंकि सबसे बड़ा शराब से कहीं बड़ा है तो उत्तर प्रदेश में 22% पैसा दारू से आ रहा है। दिल्ली के अंदर जितना पाक साफ तरीके से जो काम हो रहा है वो एक मिसाल है। आज दिल्ली सरकार लगभग 25% बजट शिक्षा पर खर्च कर रही है। और उठा दिल्ली की सरकार के लिए, और दिल्ली के लोगों ने सवाल उठाया कि दिल्ली की सरकार को और तमाम जनता सवाल उठा रही है कि सारी चीजें तो दी जा रही हैं, शराब, बिजली, चाहे जितनी चीजें दी जा रही हैं, लेकिन पानी अभी भी शुद्ध नहीं दे पा रहे। क्या वाकई में सीएम केजरीवाल कुछ काम कर रहे हैं? दिल्ली के लोग पानी से सबसे ज्यादा परेशान है। देखिए सोनाली जी, शराब मुफ्त मिल जा रहा है। नीरज जी हमारा सवाल यही है, दिल्ली में बहुत लंबे समय 7 साल तक दिल्ली में रहा हूं, क्यों नहीं मिल रहा है? और उस समय मैं बताऊं आपको 2009 से लेकर के तो दिल्ली में बहुत सारी हालत सुधरी है। आपका जल का, पानी का स्तर भी दिल्ली का बढ़ा है। पूरे देश के अंदर कहीं अगर पानी का स्तर बढ़ा है तो दिल्ली के अंदर बढ़ा है। दूसरी चीज, आपका जहां पे टैंकरों से पानी आता था, टैंकर माफिया पहले हुआ करते थे, वो समस्या भी सॉल्व हुई है। आज प्रत्येक मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बना, लोगों को सहूलियत मिल रही। अकेला दिल्ली कोई नहीं,
यूपी से, बिहार से, न जाने कहां से लोग आते हैं और उनको दवाइयों की सहूलियत मिलती है, ऑपरेशन की सहूलियत मिलती है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो पूरे देश में टंका पीटते हैं, हमने मुफ्त इलाज दिया है, ये दिया है, तो वहां तो घोटाले पे घोटाला है। लगभग 10 लाख लोगों के नंबर जो। इसका जवाब भी ले लेते हैं विकास जी, इसका जवाब दीजिएगा। देखिए सोनाली जी, आप ये नहीं बताने को तैयार होते हैं कि कोरोना काल में आपने 4,000 करोड़ रुपए अपने विज्ञापनों पर खर्च कर दिए। ये रिपोर्ट इन्हीं की सरकार में आई थी। आप ये नहीं बताने को तैयार होते हैं कि आपने शराब की होम डिलीवरी क्यों करवाई। आप ये नहीं बताने को तैयार होते हैं कि आप एक के संग एक फ्री का ऑफर क्यों शराब का लेकर के आए। जब देश कोरोना में जूझ रहा था तो आप शराब की डीलिंग कर रहे थे। सबसे बड़ी बात इन सबके बीच में आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर प्रदूषण को लेकर मॉक टावर बनाए गए, बड़े ऊंचे दावे किए गए। क्या हो रहा है दिल्ली में? आप भी जानती हैं कि हर साल ऑड इवन लाना पड़ता है हमारे तथाकथित बड़े ईमानदार, बड़ी अच्छी पार्टी के लीडर को। दिल्ली के अंदर यमुना आज भी वैसी अपनी बदहाली को रो रही है। एमसीडी लेकर के ढोल पीटने वाले कि हम 100 दिन के अंदर दिल्ली से पहाड़ खत्म कर देंगे कूड़े के। कहां पहाड़ खत्म हुए जरा पूछ लीजिएगा इनसे। ठोंग और प्रोपेगेंडा, राजनीतिक आधार है आम आदमी पार्टी का सोनाली जी। और सबसे बड़ी टिप्पणी अगर किसी ने की पिछले दिनों में तो शायद एकमात्र पार्टी होगी आम आदमी पार्टी, जिसने अरविंद केजरीवाल ने अन्ना जी के कंधों पर बैठ करके सत्ता की सवारी की। उन्हीं अन्ना जी ने स्टेटमेंट दिया कि अरविंद केजरीवाल जी शराब कारोबार में व्यस्त हो गए। ये हमने नहीं कहा, ये जिनके फाउंडर मेंबर्स आधे से ज्यादा छोड़ करके चले गए, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, तमाम लोग जो फाउंडर मेंबर थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। ऐसी कौन सी पार्टी है जिसके आधे से ज्यादा फाउंडर मेंबर छोड़ गए हों उसे? मुझे बता दीजिए आप। अरे बहुत अच्छी पार्टी है आप, तो क्या कुमार विश्वास गलत है, योगेंद्र यादव गलत है, ये सारे लोग गलत हैं क्या? ये पूछ लीजिए। और क्या अन्ना जी भी गलत हो गए जिनके कंधों पर बैठ करके आपने सत्ता की सवारी की? क्या अन्ना जी पर भी हो सकता है? नीरज जी, विकास जी, सही में वाकई में कई सारे सवाल हो गए हैं, एक एक करके जवाब दीजिए। नीरज जी एक सवाल हमारा भी है आपसे, लेकिन पहले आप जवाब दीजिए। इस प्रकार से विकास जी सवाल पूछ रहे हैं, एमसीडी में 6 महीने तक कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती थी, वेतन नहीं मिलता था। आज ठीक 1 तारीख को एमसीडी के सभी कर्मचारियों को वेतन मिल रहा है। लगभग सुन लीजिएगा विकास जी, सुन लीजिएगा, थोड़ी देर तसल्ली रखिएगा। बहुत देर आपको मैंने सुना है। आपने जो गैर मुद्दे वाली बात करते हैं आप। दूसरी बात, जब दिल्ली डूब रही थी उस समय आपने दिल्ली के यमुना के गेट बंद करवा दिए थे, और गेट की चाबी जब आपने प्रोपेगेंडा चालू किया कि वो माननीय केजरीवाल जी के पास होगी, तब पता लगा कि वो तो केंद्र के हाथ में है और हरियाणा सरकार के पास उसके ताले हैं। उस समय दिल्ली को डुबोने का काम भाजपा सरकार ने किया और जानबूझ के जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा की तरफ नहरें थी उनको बंद किया गया। आज आप नीरज जी तमाम सवाल आपने भी खड़े किए, तमाम सवाल विकास जी ने भी खड़े किए। मैं बता रहा हूँ इनको, इन्हीं की जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने दिल्ली को डुबोने का काम किया, तो ऐसे लोगों को दिल्ली की जनता माफ नहीं करेगी। उस समय आपने दिल्ली के गेटों को बंद कर दिया और दिल्ली को डुबोने का काम किया। आज सालाना पे बात नहीं कर रहे हैं, मौत की वैक्सीन पे बात नहीं कर रहे हैं, गवर्नेंस वाले पे बात नहीं कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी पे बात नहीं कर रहे हैं। आपने जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम पे ठगी की है उसकी बात आप नहीं कर रहे हैं। देश की शिक्षा व्यवस्था आपने बदहाल कर दी, उसके ऊपर आप बात नहीं करेंगे। आप लोगों ने जो भ्रष्टाचारियों को सड़ दी है, बलात्कारियों को सड़ दी है, उसके बात नहीं करेंगे। नीरज जी एक सवाल हमारा है, एक हमारे सवाल का आप जवाब दे दीजिए। क्या यमुना पार की जो अभी लगातार आप बात कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट की हम बात करते हैं, यमुना पार से एक लड़का आया है जो दिल्ली का उद्धार करेगा, क्या वाकई में देश के भारतीय सैनिकों को रेपिस्ट कहने वाला, जिसको आप उम्मीदवार बना करके लेके आए हैं, वो दिल्ली का उद्धार करेगा, देश का उद्धार करेगा? इसका जवाब चाहिए। देखिए सोनाली जी, जिस प्रकार से दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पे जिस प्रकार से इन्होंने अपने सांसद प्रत्याशी जो 2 बार जीत चुके थे उनको हटाया है, उससे साफ जाहिर हो गया है कि इनके सांसदों ने काम नहीं किया। 66% पैसा जो सांसद निधि में आता है उसको वापस कर दिया गया। आप समझिएगा, दिल्ली जैसी जहां पे कितना भी पैसा लगा दिया जाए, कितने भी काम कर लिए जाए, वो कम है। यहाँ पे सांसदों का
अगर मैं इनको कह दूं कि ये सांसदों की नाकामी है या निकम्मापन, आप कहेंगी ऐसे शब्द आप कह रहे हैं, तो ये नहीं, ऐसा नहीं है तो क्या है? एक सांसद जो आपका अपना फंड भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, क्या ऐसे लोगों को बार बार दिल्ली ढोने का काम करेगी? नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। नीरज जी, आपने मुद्दा भटका दिया। विकास जी, आप जवाब दीजिएगा संक्षिप्त में, हम जवाब चाहेंगे आपसे। मैं हमेशा से कहता हूं, आम आदमी पार्टी के जितने आप प्रवक्ता ले लेंगे वो रणछोड़ दास चाचड़ होते हैं, है ना। कारण कि मैंने सवाल किया अन्ना पे, एक भी जवाब अगर कहीं नाम तक लिया हो प्रवक्ता ने पूछ लीजिएगा। मैंने सवाल किया इनके फाउंडिंग मेंबर्स पर, उस पर अगर एक भी जवाब आया हो तो पूछ लीजिएगा। मैंने सवाल किया शराब की होम डिलीवरी पर, अगर एक भी जवाब उस पर दिया हो तो मुझे बता दीजिए। मैंने सवाल किया क्या कूड़े के ढेर खत्म कर दिए एनसीपी जीतने के बाद, उस पर अगर एक भी जवाब दिया हो तो बता दीजिए। तमाम बातें की कि हम तनख्वाह देने लगे टाइम पे, हम ये करने लगे, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं दिया। यमुना साफ हो गई, उस पर जवाब दिया नहीं दिया। रणछोड़ दास चाचड़ हम इसीलिए कहते हैं, इसलिए अब इनसे सवाल नहीं पूछूंगा। मैं केवल इतना आपसे कहूंगा कि ये चुनाव देश की समृद्धि के लिए और 2045 में देश को विकसित भारत बनाने के लिए। ठीक है विकास जी। सोनाली जी बहुत गंभीर बात है। जो फैसले 2000 से पहले होने चाहिए थे, 1990 के दशक में होने चाहिए थे, वो फैसले नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद लिए गए। 4 जून को ये भी पता चल जाएगा, 4 जून को ये भी पता चल जाएगा। लेकिन नीरज जी, हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या वाकई में दिल्ली की कमान सौंपने के लिए आपको कन्हैया कुमार मिले, जो कि भारतीय सैनिकों को रेपिस्ट बताते हैं? साथ ही अगर स्वाति मालीवाल की बात करें, हमारा आखिरी सवाल ये है, स्वाति मालीवाल के बारे में आप लगातार कह रहे थे कि ये ऐसी महिला है जो हमेशा विवादों में घिरी रहती हैं। हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। आपने कहा कि 3 दिन बाद वो लड़खड़ाते हुए पहुंची, 3 दिन बाद पहुंची। किसी महिला के साथ रेप होता है, वो अगर 5 दिन बाद जाती है, 10 दिन बाद जाती है, तो क्या उसकी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उसके साथ भी यही कहेंगे कि वो विवादों में घिरी रहती है, उसके साथ तो ऐसा ही होता है? क्या यही सब कहते रहेंगे या फिर वाकई में कार्रवाई होना जरूरी है? क्योंकि अखिलेश यादव और गठबंधन के मुताबिक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बीजेपी की तरफ से एजेंट है और ये एक प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है। सोनाली जी, जिस प्रकार से कन्हैया कुमार जी बहुत पढ़े लिखे काबिल आदमी हैं, आज जिस प्रकार से उनके बारे में प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि टुकड़े टुकड़े गैंग आरोप लगा, उनको जेल भी भेजा गया, लेकिन सरकार उनके ऊपर एक सबूत नहीं दे पाई, उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। नीरज जी, जिस प्रकार से आपका जेल के अंदर जो धरना प्रदर्शन हुआ था, काबिल कैसे कह सकते हैं आप? भले ही वो आपके उम्मीदवार हो, लेकिन आप ऐसे आदमी को काबिल कैसे कह सकते हैं? विकास जी, आप जवाब दीजिएगा, क्या वाकई में कन्हैया कुमार रेपिस्ट जो भारतीय सैनिकों को कह रहा है वो काबिल है? किया है, जेएनयू के छात्र नेता रहे हैं वो। और दूसरी बात ये है, आज के समय पे अगर कोई बेबाक तरीके से अपनी बात रखता है वो कन्हैया कुमार जी हैं। जिस प्रकार से जब वो सैनिकों के बीच जाते हैं तो बहुत सारे सैनिक उनके साथ सेल्फी लेते हैं और गर्व महसूस करते हैं। अगर उन्होंने कभी कुछ कहा है कि अगर कोई बलात्कारी है तो उसको सजा होनी चाहिए, उसमें बुराई क्या है? जांच तो होनी चाहिए। जिस प्रकार स्वाति मालीवाल जी का केस लीजिएगा, जिस प्रकार से भाजपा षड्यंत्र बस ऐसा कर रही है कि जिनके ऊपर जिनका कुछ भी नहीं हुआ है, और जिस प्रकार से माननीय केजरीवाल जी के जो पीए हैं उनको जेल में डाला गया है, बिना जांच के डाला गया है, जिस प्रकार से भाजपा मुद्दे भटकाने का काम कर रही है, इसी वजह से दिल्ली के जनता ने उनको पिछले 12-13 साल से दूर रखा है। ठीक है नीरज जी, ठीक है नीरज जी, आपने भी विभव कुमार को माननीय बता दिया, बीजेपी कन्हैया कुमार को माननीय बता दिया, काबिल बता दिया, हमने ये सारी बातें सुनी। दिल्ली की जनता हो, दिल्ली की जनता हो या फिर देश की जनता हो, इन सारी चीजों का जवाब जरूर देगी, क्योंकि वो भी देख रही है, समझ रही है, और ये पब्लिक है, ये सारी चीजें जानती है। 4 जून को भी साफ हो जाएगा, पता चल जाएगा कि आखिर कन्हैया कुमार आते हैं, विभव कुमार के साथ क्या कुछ होता है। विभव वाकई में जेल में ही रहेंगे या बाहर भी आएंगे, जैसा कि आपने उनको माननीय बताया है। स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ भी हुआ वो तो महिला विवादों में ही घिरी रहती है। तमाम बातें आपने की, जिनसे निष्कर्ष तो यही निकल के आया है कि गठबंधन की भाषा ही यही हो चुकी है। फिलहाल चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और छठे चरण का मतदान भी जारी है और 2024 के महारण में कई दिग्गज भी रणभूमि में हैं, जिनकी आन बान शान और सारी चीजें दांव पर लगी हुई हैं। आपको बता दें 5 चरण के मतदान भी पूरे हो चुके हैं और छठे चरण का मतदान आज हो रहा है। छठे चरण के मतदान में कई दिग्गज आज दांव पर है। ये भी बता दें कि छठे दौर में 8 राज्य की केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर मतदान जारी है। इन प्रदेशों में कुल 889 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। वहीं छठे चरण के लिए एक संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की औसत 15 है। जिन उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है उनमें मेनका गांधी प्रमुख है, मनोहर लाल खट्टर है, महबूबा मुफ्ती है, राज बब्बर है, दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ है, धर्मेंद्र यादव है, मनोज तिवारी समेत कई हाई प्रोफाइल चेहरे भी इसमें शामिल है। इनके साथ ही अगर धर्मेंद्र प्रधान और राव इंद्रजीत सिंह की बात करें, कृष्णपाल गुर्जर जैसे मंत्रियों की किस्मत भी शाम तक ईवीएम में कैद हो जाएगी और यह भी पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है आज छठे चरण के मतदान में और उसके बाद 4 जून को क्या होगा।